स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबदेव में। तो दोस्तों समसामयिकी की जनवरी से हम लोग ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहा और आप लोगों का साथ रहा तो हम इसको जनवरी से लेकर दिसंबर तक लेके जाएंगे। और जो मेरे भाई और जो मेरी बहनें तैयारी कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से अपने कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए और जिसमें करंट जीके का कहीं कुछ सिलेबस में पार्ट है दोस्तों, तो उनको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। मैंने जनवरी से इसलिए शुरू किया क्योंकि अगर मैं अप्रैल या मई से करता तो कोई भी अगर इस साल के एंड में जो कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम होंगे उससे पहले तो थोड़ा पॉसिबिलिटी कम लग रही है। तो एंड में जब एग्ज़ाम होते तब वो इस चैनल पे आते वीडियोस देखते तो उनको आधा अधूरा कंटेंट मिलता, जो कि मैं नहीं चाहता। क्योंकि देखो कोई चीज़ करनी नहीं चाहिए और कर रहे हो तो फिर पूरी करो, मैं यही लक्ष्य रखता हूँ। तो इसलिए मैं जनवरी से शुरू कर रहा हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लगेगा हमें, लेकिन कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि जो भी अपने परिवार के लोग, जो अपना जो चैनल है वो एक परिवार की तरह है, तो अपने परिवार के लोग जो भी यहाँ आए, मेरे भाई मेरी बहनें, तो वो यहाँ पे आके पूरी चीज़ें देखें, सारा सब कुछ उनको मिल जाए। ऐसा नहीं हो कि वो समसामयिक देखना है और उनको मार्च से मिल रहा है, जनवरी फरवरी से कोई क्वेश्चन बन गया तो वो फिर ऐसे ही रह गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें हम ये जो जनवरी का पार्ट है इसमें मोस्टली आपको पता ही होगा कि जिस महीने का जो सीरीज़ होती है उससे एक दो महीने पहले तक के क्वेश्चन उसमें होते हैं। जैसे दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ तो अक्टूबर नवंबर तक के, मतलब जो है दिसंबर में एग्ज़ाम में अगर कोई दिसंबर का जो करंट जीके पूछ रहा है तो मेन दिसंबर का ही नहीं होगा, अक्टूबर नवंबर का भी होगा। तो इसमें आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बहुत सारे क्वेश्चन और कुछ जनवरी के भी क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। और ये करंट जो अफेयर्स हैं उसकी सीरीज़ दोस्तों हम आज से शुरू कर रहे हैं। आगे हम जनवरी का पूरा जो है अपने अलग अलग पार्ट्स आएंगे, फिर फरवरी मार्च अप्रैल मई तक जाएंगे और फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहेगा हम भी बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों ऐसे करके एक नई सीरीज़ शुरू की है, उम्मीद है कि आपका साथ मुझे यूं ही मिलता रहेगा। दोस्तों पहले प्रश्न से करते हैं शुरू, जो कि आप देख पा रहे हैं। प्रश्न, संसद ने नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी कब प्रदान की? दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5 अगस्त 2019, 15 दिसंबर 2019, 21 दिसंबर 2019 या फिर 11 दिसंबर 2019। तो नागरिकता संशोधन जो विधेयक है उसको जब संसद ने जो है मंजूरी प्रदान की है वो है दोस्तों 11 दिसंबर 2019 को। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी 12 दिसंबर 2019 को मिली। 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित, यानी कि ये जो 11 दिसंबर आप देख रहे हैं ये राज्यसभा की तारीख जो है वो आप देख पा रहे हैं दोस्तों। तो राज्यसभा ने दिया इन 11 तारीख 2019 को परमिशन, 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से परमिशन हो गया, यानी कि पारित हो गया अच्छे खासे बहुमत से। और राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली 12 दिसंबर 2019। तो ये तीनों तारीखें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब याद रखिएगा। आगे कुछ और तथ्य भी हैं। इस कानून का प्रमुख उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के शरणार्थियों हेतु नियमों को आसान बनाना है। इस कानून के अंतर्गत उपर्युक्त धर्मों के शरणार्थियों को बीते 1 से 6 सालों में भारत में आके बसे लोगों को नागरिकता प्रदान करना है। तो दोस्तों इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि मुस्लिमों को देश से बाहर निकालना है। तो जो भी मेरे मुस्लिम भाई हैं वो ऐसे ही किसी पार्टी के बहकावे में आकर सब विरोध वगैरह कर रहे हैं। तो मुझे तो इसमें कहीं, मैंने तो पूरी पूरी डिटेल्स पढ़ ली, मुझे तो कहीं भी दिखा नहीं कि वहाँ लिखा हो कि मुस्लिमों को देश से बाहर निकाल देंगे या भगा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यही है उसमें कि जो दूसरे देशों से जो मुस्लिम आएंगे उनको भी नागरिकता देंगे, बट थोड़ा सा प्रोसेस करके देंगे, और बाकी जो धर्मों के उनको थोड़ा ईजी देंगे। क्योंकि आप कई बार देखते हैं पाकिस्तान में जो है न्यूज़ आती, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से तो इतनी नहीं आती, बट पाकिस्तान से तो बहुत बार ये खबरें आती हैं, हम देखते हैं न्यूज़पेपर्स में, वेबसाइट्स पर, जहाँ पे ये खबरें आती हैं कि जो है जबरन जो है हिंदू को धर्म परिवर्तन करा के जो है मुस्लिम बना दिया गया और उनके घर को जला दिया गया, उसके माता पिता को जो है किडनैप कर लिया गया। तो ऐसी बहुत सारी खबरें आती है। तो बड़े हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक इतने परेशान नहीं हैं, वहाँ के अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं पाकिस्तान के वो बहुत परेशान हैं। और वो जब इंडिया आते हैं तो उनको 11 साल, 9 साल, 7 साल, इतनी लंबी लंबी प्रोसेस अगर हो जाती है, उससे भी ज़्यादा, तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ अन्याय हो जाता, इसीलिए ये नियम बनाया गया। तो जैसे कि अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये किसी को नागरिकता देने का कानून है, लेने का कानून है ही नहीं। तो ये किसी को देश से बाहर निकालने का कानून नहीं है। तो दोस्तों बीते 1 से 6 सालों भारत में आके बसे लोग बसे हैं उनको नागरिकता प्रदान करना है। ऐसे शरणार्थी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले
भारत में प्रवेश कर चुके हैं वह सरकार के पास नागरिकता हेतु आवेदन कर सकते हैं। तो लगभग 6 साल का ये आप देखिए। अगला प्रश्न, माफ़ कीजिएगा, अगला तथ्य जो है वो ये है कि वर्तमान में किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेने हेतु पिछले 11 वर्षों से भारत का निवासी होना आवश्यक। तो अभी जैसे मैंने बताया तो 11 वर्षों से नागरिक होना ज़रूरी था। देखो अब इनके पूरे नाम भी बता दो। लोग कहते हैं, देखो आपने कई बार ऐसे वीडियोज़ देखे होंगे जो आंदोलनकारी हैं वो क्या है कि 500 रुपये लेके आंदोलन करते हैं और उसमें उनको सीए का पूरा नाम पूछ लो, सीएबी का पूछ लो, एनआरसी का पूछ लो, तो नाम उनको पूरा नाम ही नहीं पता और वो आंदोलन में आ गए। तो देखो आप देख लीजिए, सीए का मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और सीएबी का मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। तो देखो अमेंडमेंट एक्ट और अमेंडमेंट बिल में क्या फ़र्क है। देखो जब भी कोई कानून आता है तो पहले जब वो कानून कच्चा होता है ना तो वो एक्ट नहीं होता, वो एक बिल होता है, संशोधन विधेयक होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बिल में विधेयक। ठीक है, तो विधेयक होता है, फिर वो बनता है कानून, और जब कानून बनता है तो वो कहला एक्ट। यानी कि जो एक कच्चा कानून है वो है अमेंडमेंट बिल, और एक कानून जो पक्का बन जाता है, जब वो संविधान का अंग बन जाता है तब वो कहलाता है अमेंडमेंट एक्ट, और जब वो कच्चा कानून होता है तो वो कहलाता है अमेंडमेंट बिल। तो ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो सीएबी यानी कि कच्चा कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यानी कि वो संशोधन विधेयक है, और जो है सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि नागरिकता संशोधन कानून। तो ये एक्ट कब बना, जब वो पास हो गया, उसको गृह मंत्री अमित शाह जी ने और जो अपनी जो देश में सरकार है उन्होंने मिलके पारित कर लिया, तो वो एक्ट बन गया। और जब तो पारित नहीं करा पाए थे, खाली प्रस्ताव लाए थे लोकसभा राज्यसभा में, तो वो हो गया था बिल। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इसको पूरा गहराई से। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, देखो एनआरसी का मतलब है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस राज्य में पूरी हुई। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, असम, कर्नाटक। तो वो तो आपको पता विवादित है, असम में ये शुरू हुआ था। सर्वप्रथम एनआरसी 1951 में लागू किया गया था। तो जो भी कुछ पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही हैं कि मोदी जो है ऐसा बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। 1951 में किसकी सरकार थी आप सब अच्छे से जानते हो। तो एनआरसी सबसे पहले उन्होंने लाया था, हम उन्हीं की एक अच्छी बात को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ इसमें कुछ गलत है। वर्तमान समय में एनआरसी की सूची में शामिल होने हेतु व्यक्ति के परिजनों का नाम जो है साल 1951 में बने नागरिकता रजिस्टर में होना चाहिए अथवा 24 मार्च 1971 की चुनाव सूची में होना चाहिए। इसके अलावा भी 16 दस्तावेजों को जो है नागरिकता का प्रमाण सिद्ध करने तो वैध माना गया। देखो दोस्तों, कुछ लोग कह रहे थे, राहुल गांधी जैसे लोग कह रहे थे कि हमारे पास तो है नहीं, ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है यार, हमें तो निकाल देंगे। मतलब 1951 में जब नागरिकता रजिस्टर बने तब भी तुम्हारे पास नहीं था, चलो कोई बात नहीं। 1971 में जब चुनाव हुए, जिसके वोटर कार्ड, मतलब मेरी दादी माँ चाहे इस दुनिया में नहीं है बट उनका वोटर कार्ड आज भी हमारे घर पे पड़ा है, और वो 1971 के बाद का है। रजिस्ट्रेशन अलग अलग जो है चुनाव सूची में जैसे नाम दर्ज हुए ना, वो है। तो दोस्तों आप समझ जाइए कि इतने बड़े बुजुर्गों का था, राहुल गांधी तो खैर 40-50 साल के होंगे, तो उनका क्यों नहीं है। तो दो कागज़ नहीं है कि इसके अलावा 16 और अलग अलग तरह कागज, जिसमें आपका आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, वोटर कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, राशन कार्ड होता है, आपका बिजली का बिल हो सकता है, पानी का बिल हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, वीज़ा, इतने मतलब और भी कई सारे हैं जिन शायद मैं 16 के नाम नहीं बता पाऊंगा। तो इतने सारे कागजातों को वैध माना गया नागरिकता का प्रमाण सिद्ध करने के लिए। तो इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई भी नहीं आपके पास, तो फिर आप इतने सालों से रह कैसे रहे हो इंडिया में, सीधी सी बात है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये कुछ अच्छे कानून भी बनाया है ना, तो उनको बस उनकी बुराई नरेंद्र मोदी जी के गले में डालने के लिए ये लोग इतना सब कर रहे हैं। बाकी मुझे तो, मैंने तो चीज़ें पूरी डिटेल से पढ़ी, मैंने कहा भाई क्या बात है, किसी के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे मोदी जी। तो फिर मैंने तो पढ़ी, मुझे तो कहीं लगा नहीं, और अब आप भी तथ्य आपके सामने हैं, तो आप भी ज़रूर इसको देख लीजिए। भ्रामक बहुत विचार फैलाने की कोशिश की गई है, जो कि बहुत गलत है। नवंबर 2019 में एनआरसी को संपूर्ण भारत में लागू किए जाने की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की जा चुकी है। एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, या फॉर सिटीजनशिप आप कह दीजिए। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीआईसी की दस्तावेज पहचान संख्या, जो डिन बोलते हैं जिसको, डॉक्यूमेंट जो है इंफॉर्मेशन नंबर जो है, वो कब से लागू हुई है। 18 दिसंबर 2019, 8 नवंबर 2019, 29 दिसंबर 2019 या फिर 18 नवंबर 2019। तो दोस्तों ये जो सीबीआईसी की दस्तावेज संख्या है वो कब से लागू हुई, वो 8 नवंबर 2019 से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है 15-16 नवंबर 2019 के मध्य
5वां अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन कहाँ जो संपन्न हुआ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन जो हुआ था वो मैसूर में हुआ था दोस्तों, 15 से 16 नवंबर 2019 को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है कैबिनेट द्वारा रियल एस्टेट सेक्टर को पुनर्जीवित करने तथा रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को वित्त पोषण प्रदान करने हेतु 25,000 करोड़ की राशि वाले विशेष फंड को मंजूरी कब प्रदान की गई? 16 अक्टूबर 2019, 6 नवंबर 2019, 18 दिसंबर 2019 या फिर 22 नवंबर 2019। तो दोस्तों 25,000 करोड़ की वित्त पोषण वाली जो राशि है रियल एस्टेट सेक्टर को पुनर्जीवित करने हेतु ये जो है 6 नवंबर 2019 को जो है इसको मंजूरी प्रदान की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है राज्यसभा में विशेष सुरक्षा समूह यानी कि एसपीजी जिसको बोलते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप संशोधन विधेयक कब पारित किया गया? 13 दिसंबर 2019, 13 जनवरी 2020, 3 दिसंबर 2019 या फिर 23 अक्टूबर 2019। तो ये जो विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी का जो संशोधन विधेयक है दोस्तों, ये पारित किया गया 3 दिसंबर 2019 को, और इसे लोकसभा में किया गया था 27 नवंबर 2019। देखो इसमें है क्या दोस्तों, इसमें भी वो लोग आंदोलन कर रहे थे, इसमें भी एनआरसी हमें दो ऐसा भी, माफ कीजिएगा ये क्या था, एसपीजी वाला, हाँ तो एसपीजी हमें दीजिए ऐसा, वो उनमें भी कांग्रेस को मिर्ची लग गई थी। देखो क्या है, इस बिल में प्रधानमंत्री और उनके साथ निवास करने वाले उनके पारिवारिक सदस्यों के अतिरिक्त किसी भी विशेष व्यक्ति को ये सुविधा नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पद से हटने के 5 वर्ष बाद प्रधानमंत्री से भी सुरक्षा वापस ले ली जाएगी, और एसपीजी की जो स्थापना हुई तो 1988 में हुई। देखो ऐसा है दोस्तों कि पहले क्या होता था, प्रधानमंत्री को भी देते थे और उनके साथ निवास करने वाले व्यक्तियों को भी देते थे। तो अब क्या है कि प्रधानमंत्री और उनके साथ निवास करने वाले उनके पारिवारिक सदस्यों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को ये सुरक्षा नहीं दी जाएगी। तो उनको प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये जो प्रधानमंत्री और उनकी फैमिली को दी जा रही है 5 साल तक दी जा रही है रिटायरमेंट के बाद भी, तो भी मैं समझता हूँ काफ़ी सही है, इसमें गलत क्या है। अब कई सारे ऐसे लोग जो उनके कोई रिश्तेदार हैं, बहुत दूर के कोई चाचा हैं, उन चाचा को दे दी और वो चाचा 20 साल उस सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। मैं तो समझता हूँ उन सैनिकों का भी असम्मान होगा ये, तो अगर वो ऐसे चाचाओं की ड्यूटी में लग जाएं तो बहुत अच्छा ही है, और इस बहाने देश के कुछ पैसे भी बच जाएंगे, और जो सैनिक है उनका आत्मसम्मान वगैरह उनकी भी रक्षा हो जाएगी। क्योंकि यार देखो प्रधानमंत्री की कैसे भी है तो उनकी सुरक्षा करना गलत नहीं है, बट कोई ऐसा ऐरा गैरा नथु गैरा उसके पीछे पीछे घूमो तो मैं समझता हूँ सैनिक भी बेचारे क्या करें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, किस देश की सरकार ने कानून बनाकर महिलाओं को रेस्टोरेंट में अकेले जाने की स्वतंत्रता हाल ही में प्रदान की है? तो वो तो खैर आपको पता ही होगा, सऊदी अरब ने ये प्रदान की दोस्तों, क्योंकि इसी में रोक थी। सऊदी अरब ने इससे पूर्व 2018 में सरकार ने महिला चालकों पर लगे 1 दशक पुराने प्रतिबंध समाप्त किए थे। ये सभी सामाजिक सुधार जो हैं वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ओर से किए जा रहे हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ब्रिटेन में हाल ही में संपन्न हुए आम चुनाव 2019 में किस दल को बहुमत प्राप्त हुआ है? लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, स्कॉटिश नेशनल पार्टी, डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी। तो इसमें से किस पार्टी को जो है बहुमत प्राप्त हुआ है ब्रिटेन के आम चुनाव में? तो वो है दोस्तों कंजर्वेटिव पार्टी। 364 सीटों के साथ ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आम चुनाव में बहुमत हासिल किया। प्रमुख विपक्षी दल के रूप में लेबर पार्टी को 203 सीटें प्राप्त हुई थी दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ब्रिटेन की संसद द्वारा यूरोपीय संघ से अलग होने हेतु जिस योजना का समर्थन किया गया है उसके अनुसार ब्रिटेन कब तक यूरोपीय संघ से अलग होगा? 31 जून 2020, 31 मई 2020, 31 जनवरी 2020, 31 दिसंबर 2019। तो दोस्तों कब तक वो जो है अलग हो जाएगा? तो 31 जनवरी 2020 तक अलग हो जाएगा इसलिए कह रहा हूँ कि जनवरी का करंट अफेयर है, अभी तो हो गया होगा क्योंकि जनवरी से आगे निकल गए, तो जनवरी का इसलिए ऐसे कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो कि है लोकसभा में कराधान कानून संशोधन विधेयक कब पारित किया गया? 30 अक्टूबर 2019, 1 जनवरी 2020, 1 दिसंबर 2019 या फिर 2 दिसंबर 2019। तो कराधान कानून संशोधन विधेयक जो है दोस्तों वो पारित किया गया 2 दिसंबर 2019 को। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य घरेलू कंपनियों हेतु कर दर विकल्पों को कम करना तथा उत्पादन के क्षेत्र में नवीन निवेश को आकर्षित करना है। तो इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य दोस्तों ये है, 2 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। इस अध्यादेश से देश में कॉरपोरेट टैक्स की दर 30% से घटाकर 22% और नवीन निर्माणकर्ता कंपनियों को 15% करने का निर्णय लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों,
जो कि है अक्टूबर 2019 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट को ग्रामीण इलाके में छोटे कर्जदारों को कितने रुपए तक के कर्ज की अनुमति दी है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अनुमति दी दोस्तों वो है 1.25 लाख यानी कि 1.25 लाख रुपए तक की जो है अनुमति दी। शहरी क्षेत्रों में हालांकि इसको 1.5 लाख और 2 लाख तक भी किया गया है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के सुंदर पिचाई को किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने अपना प्रमुख कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ बनाया है। तो सुंदर पिचाई को सीईओ दोस्तों गूगल, अमेजॉन, अल्फ़ाबेट, माइक्रोसॉफ्ट। तो अल्फ़ाबेट ने हाल ही में, पहले गूगल ने बनाया था और गूगल की पेरेंट कंपनी जो है वो अल्फ़ाबेट है। गूगल की मूल कंपनी अल्फ़ाबेट ने तमिलनाडु में जन्मे पिचाई को 3 दिसंबर 2019 को अपना सीईओ बनाया। पिचाई गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज का स्थान लेंगे। आईआईटी खड़गपुर से स्नातक की उपाधि लेने वाले पिचाई ने गूगल के सीईओ का पद 2 अक्टूबर 2015 को ग्रहण किया था। तो उसके बाद वो आगे बढ़े इस कंपनी में। अल्फ़ाबेट दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी है। पहले नंबर पर एप्पल है जो आईफोन वगैरह बनाती है, और दूसरे नंबर पर अपना माइक्रोसॉफ्ट है जो कंप्यूटर के सारा ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह जो है वो बनाती है। अगला प्रश्न दोस्तों जो है वो है 4 से 6 नवंबर 2019 के बीच ट्रैवल मार्केट कहाँ आयोजित हुआ था। पेरिस, लंदन, नई दिल्ली, मॉस्को। तो 4 से 6 नवंबर 2019 के बीच ट्रैवल मार्केट का जो आयोजन हुआ वो हुआ था दोस्तों लंदन में। लोकसभा ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण विधेयक को कब मंजूरी दी। 1 दिसंबर 2019, 11 दिसंबर 2019, 11 नवंबर 2019 या फिर 1 जनवरी 2020। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक को जो मंजूरी दी दोस्तों वो दी 11 दिसंबर 2019 को। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और 9 सदस्य होते हैं। सभी का कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का होता है और इनकी पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा संविधान संशोधन SC/ST आरक्षण से जुड़ा हुआ है। 122वां, 126 का, 126वां या फिर 101वां या फिर 129वां। तो दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन है वो है 126वां। संसद द्वारा 12 दिसंबर 2019 को पारित इस विधेयक में, इस बिल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को 10 साल और बढ़ाने का प्रावधान। देखो काफ़ी साल पहले एक नियम लागू हुआ था जिसमें 10-10 साल बढ़ा रहे थे, हर सरकारें ऐसा कर रही थी और मोदी सरकार ने भी ऐसा ही कर दिया है। 25 जनवरी 2020 को समाप्त होने वाले कानून अब 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को 10 साल बढ़ाते हुए आंग्ल भारतीयों की 2 आरक्षित सीटों को समाप्त करने का भी प्रावधान। दोस्तों एक बार मुझे याद है 2 अप्रैल 2018 की अगर मैं बात करूं आपको, मैं अगर गलत नहीं हूं, तो दोस्तों वहाँ पे जो आंदोलन कर रहे थे काफ़ी सारे SC/ST के लोग और काफ़ी सारे दुकानें जलाना करना, ऐसा बड़ा ही उग्र आंदोलन हो रहा था और वो कह रहे थे कि मोदी हमारे जो है आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, हमारी जो है हम पिछड़े हुए लोग हैं, हमें जो है आगे आने से रोकना चाहते हैं, इसलिए कैसा करें। तो भाई साहब ये क्या है, इन्होंने अगर वो ऐसा ही चाहते SC/ST आरक्षण को ख़त्म करना चाहते तो ये 2030 तक उन्होंने बढ़ाया क्यों है। क्या दबाव था उनके ऊपर, क्या कोई गठबंधन की सरकार है कि दबाव से काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं। देखो लोग क्या है भ्रामक जानकारियां बहुत फैलाते हैं, क्योंकि सामने वाली जो विपक्षी पार्टी, में नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, आपको खैर पता ही है कौन सी है, तो उसको बड़ी जलन है कि यार ये बार बार बन रहे हैं, ये बार बार PM बनते चले जाएंगे तो अपना तो कभी नंबर ही नहीं लगेगा। तो क्या करें, यार इनको झूठा ही बदनाम करते हैं। कभी मुस्लिमों को सिखा दिया, कभी कोई और धर्म वालों को सिखा दिया, कभी ये जो SC/ST वाले बेचारे हैं इनको सिखा दिया। तो ऐसे कर करके दूसरों के कान भर भर के ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि सही नहीं है। ऐसा करके भाई तुम डूब जाओगे और ज़्यादा डूब जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि देखो जो गलत होता है उसको गलत कहना पड़ता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई एक पार्टी खत्म हो जाए, पार्टी रहे। और जहाँ तक लोकतंत्र की बात है तो उसमें जो पक्ष है, मतलब जो सरकार है, वो जितनी जरूरी है ना उतनी जरूरी विपक्ष भी है। क्योंकि अच्छा विपक्ष होगा तभी एक अच्छी सरकार चलेगी। हर रोज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहने वाले हैं, वो एक हम तो फकीर है भाई झोला लेके चल पड़ेंगे तो हमेशा अपना जो है सही से सरकार चलाते रहेंगे भ्रष्टाचार से रहित होके। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है, भगवान ना करे कभी कुछ चेंज भी होंगे। तो चेंज होंगे तो वो ऐसे थोड़ी चलाएंगे। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई अच्छा नहीं है। अच्छा उस इंसान का व्यक्तित्व है। मैं किसी पार्टी का यहाँ पक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं उस एक इंसान के व्यक्तित्व का, उस इंसान का भी नहीं कर रहा, उसके जो व्यक्तित्व है उसका मैं पक्ष कर रहा हूँ। क्योंकि वो सच में देश को आगे ले जाने की विचारधारा है। वो तो कहते हैं भाई अपने अंदर तो बीवी ने बच्चे हैं, अपने किसको खिलाना किसको खिलाना है, अपने देश की सेवा ही करनी। कई लोग होते हैं राजा जैसे लोग जो हज़ारों करोड़ का जो है
अपने घपला कर देते हैं, 2G घोटाला कर देते हैं। वो इसलिए करते हैं बीवी को खिलाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, 3-4 पीढ़ी का धन एक साथ ही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपने पीएम तो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि है नहीं ना उनकी कोई, किसको खिलाना। हम हैं तब है, और हमें तो बस हैं तब तक तो सड़क पे बैठ के भीख भी मांगेंगे तो इंडिया का पीएम कहलाएंगे, ठीक है। और नहीं होंगे तो फिर मरने के बाद तो कौन यूज़ करता, कोई नहीं करता। तो इसलिए ऐसे जो सन्यासी लोग जो होते हैं, ये हो गए अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हो गए, ठीक है, योगी आदित्यनाथ हो गए, ऐसे सन्यासी लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अमित शाह का इसमें नाम नहीं लूँगा, अगर मुझे BJP का भी पक्ष करना होता तो मैं अमित शाह का भी कहता, अमित शाह अच्छे लगते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मुझे सन्यासी लोग अच्छे लगते हैं क्योंकि वो देश के लिए काम करते हैं, उनको पैसे क्या करना है, वो तो साधु संत है, कहीं भी चले जाएंगे, अपने क्या है। तो वो कहते हैं तो भाई फकीर हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो है वो IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी विश्व आर्थिक आउटलुक अद्यतन के अनुसार वर्ष 2019-20 भारत की वृद्धि दर कितने फीसदी रहने का अनुमान है? 5.5%, 6.1%, 7.1% या फिर 6.9%। तो ये जो अनुमान है दोस्तों 6.1% का था, हालांकि सारे अनुमान नीचे गिर गए क्योंकि कोरोना वायरस की एंट्री हो गई थी, इसलिए। 13 से 14 नवंबर 2019 के बीच ब्राजीलिया में संपन्न ब्रिक्स सम्मेलन कौन सा था, और 9वां, 11वां, 13वां, 12वां? तो दोस्तों ब्राजीलिया में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ वो था 11वां ब्रिक्स सम्मेलन। कब से कब तक? 13 से 14 नवंबर 2019 के बीच में। अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो है 22 अक्टूबर 2019 को जारी महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 141वां, 87वां, 100वां, 133वां? तो महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों वो है 133वां। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि है WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है? 108, 112, 121 या 100? तो WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत इसमें 112वें नंबर पे। 2018 में भारत को 108वां स्थान प्राप्त हुआ था। लैंगिक असमानता की स्थिति सबसे कम होने के कारण आइसलैंड इस सूची में प्रथम स्थान पर है। चीन 106वें पे, श्रीलंका 102 पे, पाकिस्तान 151 पे यानी कि हमसे भी पीछे, और बांग्लादेश 50वें स्थान पर है। तो अपने आसपास के जो देश देखें तो उसमें सबसे बढ़िया स्थिति है बांग्लादेश की, जिसमें जो है लैंगिक भेदभाव यानी कि पुरुष और स्त्री के बीच में जो भेदभाव किए जाते हैं वो थोड़े से कम है। तो बांग्लादेश की स्थिति अच्छी है। और इसके अलावा जो आइसलैंड जो है वो इस सबसे बेटर स्थिति में सबसे नंबर 1 पे। तो दोस्तों ऐसे कुछ ये क्वेश्चंस जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन पे। WEF द्वारा प्रथम बार ऐसी रिपोर्ट को 2006 में जारी किया गया था जिसमें भारत का स्थान 98वां था, तो उससे हम थोड़ा सा पीछे सरक चुके हैं। भारत में महिलाओं हेतु आर्थिक अवसर जो है वो 34.5%, हालांकि आरक्षण उनको भी है, कई कई जगह 50% तक है, तो मौका होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है केंद्र सरकार द्वारा आरंभ राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के अंतर्गत किस वर्ष तक सभी गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित हो सकेगी? 2020 तक, 21 तक, 22 तक या फिर 25 तक? तो अनुमान है 2022 तक का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किस महाद्वीप के 8 देशों ने हाल ही में अपनी साझा मुद्रा का नाम CFA फ्रैंक से अलग करके इको रख दिया? CFA फ्रैंक से अलग करके इको रख दिया। तो कौन से महाद्वीप है दोस्तों, किस महाद्वीप के वो 8 देश हैं? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया? तो दोस्तों वो अफ्रीका, जिसमें से पश्चिमी जो एरिया वो 8 देश हैं वो है सेनेगल, टोगो, नाइजर, माली, बेनिन, बुर्किना फासो, गिनी बिसाऊ और आइवरी कोस्ट। इन सब का देखो ये पुरानी मुद्रा थी, उसका क्या इतिहास है? इन सभी देशों में CFA फ्रैंक का मुद्रा का प्रयोग 1945 से किया जा रहा है, क्योंकि गिनी बिसाऊ को छोड़कर सभी देश जो हैं वो फ्रांस के उपनिवेश थे। अब दोस्तों उपनिवेश तो आपको पता ही होगा, नहीं पता मैं बता दूं। उपनिवेश जैसे हम अंग्रेजों ने हम पे शासन किया था ना, तो किसी देश को परतंत्र बना देना आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से, तो वो कहलाता उपनिवेश। तो जिसमें जो है अपना वो पैसा लगाते थोड़ा बहुत और बदले में जो सारा नफा थे वो खुद डकार जाते, उसको उपनिवेश बोलते हैं। तो हम उनके उपनिवेश थे दोस्तों, कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया थी भारत और अंग्रेजों ने लूट ली, तो बस वो उपनिवेश बना दिया ना अपना, तो उन्होंने सारा पैसा वगैरह जो है धन वगैरह सारा लूट के लेके चले गए। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है साल 2020 G7 आर्थिक सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला राष्ट्र कौन है? भारत, अमेरिका, चीन, बांग्लादेश? तो साल 2020 G7 की जो आर्थिक सम्मेलन की मेज़बानी की दोस्तों वो है अमेरिका जो है करेगा मतलब कर चुका भी है, तो भी क्योंकि 2020 की जनवरी की बात है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों जो है वो 20 अक्टूबर 2019 को संपन्न पुरुष टेनिस प्रतियोगिता यूरोपियन ओपन 2019 का एकल खिताब विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच, एंडी मरे, केंटो मोमोता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पुरुष टेनिस प्रतियोगिता यूरोपीय ओपन 2019 का एकल खिताब विजेता जो है वो है एंडी मरे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो क्या है कि हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े आईपीओ यानी कि आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने का रिकॉर्ड बनाया है? अलीबाबा, एप्पल, सऊदी अरामको या फिर अमेजोन? तो वह सऊदी अरामको। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी जो है वो है सऊदी अरामको को मुनाफे और राजस्व के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माना जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण प्रणाली यानी कि निफ्ट के जरिए 24 घंटे लेन देन की सुविधा कब से आरंभ की गई है? तो कब से शुरू की? 16 दिसंबर 2019, 23 दिसंबर 2019, 12 दिसंबर 2019 या फिर 11 दिसंबर 2019? तो ये जो सुविधा दोस्तों 16 दिसंबर 2019 से आरंभ की गई है। इसकी घोषणा 6 दिसंबर 2019 को की गई थी। इसके तहत इंटरनेट से जुड़कर 2 लाख तक की रकम भेजने के साथ ही फास्टैग भुगतान, पार्किंग, पेट्रोल पंप पर किए जाने वाले भुगतान जिनका समय सुबह 8 से शाम तक 7 बजे तक रहता था वो अब 24 घंटे हो सकेंगे। तो ये जो कि बहुत अच्छी बात है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों जो है वो 11 नवंबर 2019 को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार किसने ग्रहण किया? अमरेश्वर प्रताप शाही, संजय करोल, रविशंकर झा या फिर एस मुरलीधर? तो मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो पदभार ग्रहण किया 11 नवंबर 2019 को वो है अमरेश्वर प्रताप शाही दोस्तों। और इसी के साथ ये पार्ट दोस्तों हो चुका है एंड। अगला पार्ट जो है वो आपको जल्दी मिलने वाला है, तो बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, नमस्कार।